देखो, नमस्कार सभी को। आज 13 दिसंबर 2025 हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। आज का हमारा सुविचार है, अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पेश किया है? तो ये कर्नाटक राज्य विधानसभा है। किसने? कर्नाटक ने अपने विधानसभा में पेश किया है। बिल का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का लक्ष्य घृणास्पद भाषण मतलब हेट स्पीच और घृणा अपराधों, ठीक, हेट क्राइम्स पर लगाम लगाना है। इनके खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करना है। ठीक है, क्या है? एक मजबूत कानूनी ढांचा ढांचा स्थापित करना। ठीक है, महत्व क्या है? यह भारत में अपनी तरफ का पहला कानून है, मतलब ये हेट स्पीच और हेट क्राइम का ये पहला कानून है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन न करते हुए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक, इस बिल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच और हेट क्राइम्स पर लगाम लगाना है। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने इसकी यह बिल पेश किया है 2025 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ की। किसकी? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, क्या है? इस नीति का उद्देश्य माओवादियों को मुख्य धारा से लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुल मिला के मतलब वो जो अन्य गतिविधियों में शामिल है उनसे वापस लाया जाए, उनको फिर से उनका पुनर्वास किया जाए। ठीक है, और राज्य में शांति को, विकास को बढ़ावा देना। शांति और विकास को, जब उग्रवादी रहेंगे नहीं तो फिर विकास होगा, शांति रहेगी शहर राज्य में। ठीक है, अक्सर पुनर्वास रिहैबिलिटेशन योजनाओं के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे अभी क्या था ना कि एमपी में बहुत सारी जगह पे ऐसे चल रहा था कि जो भी मतलब माओवादी थे इनको रिहेबिलेट किया जा रहा था। ठीक, इससे क्या होता था कि उनको कुछ पैसे भी दिए जा रहे थे। ठीक है, उनको पैसे दिया, उनको घर दिया जा रहा था, उनको नौकरी के लिए बंद किए जा रहे थे। तो यही चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने 2030 तक भारत में $35 अरब लगभग 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेजन ने। किसने? अमेजन। अमेजन क्या है? ये शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, यह भारत में ई कॉमर्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक, AWS जिनको शॉर्ट में कहते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स और डिजिटल भुगतान अमेजॉन पे के विस्तार पर केंद्रित होगा। यह भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो अर्जेंटीना को हराया। किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया। ठीक है, विजेता कौन रहा? भारत। उपविजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। ठीक है, आयोजन, यह जीत भारत के युवा हॉकी प्रतिभाओं और को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाती है। ठीक है, कुल मिला के जो युवा हॉकी प्रतिभाएं अपने यहाँ, उनको जो है वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार दूसरी बार मेजर लीग सॉकर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने? मेसी ने जीता है। ठीक है, इंटर मियामी कौन सी टीम से खेलते हैं? इंटर मियामी से। ठीक, MLS क्या है? मेजर लीग सॉकर उत्तरी अमेरिका की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है। मेसी की यह उपलब्धि लीग में उनके असाधारण प्रभाव को दर्शाती है। ठीक, कुल मिलाकर जैसे अपने IPL होता है वैसे ये जो है ये फुटबॉल की लीग है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका की। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ICC की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रोहित शर्मा को। किसको हुआ है? रोहित शर्मा को। ठीक है, रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? ICC द्वारा। मैं तो वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा की हालिया बेहतरीन फॉर्म और लगातार बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को यह रैंकिंग दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये विराट कोहली को हुआ है। पहले पे रोहित है, दूसरे पे विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली लंबे समय तक इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। टॉप दो में दो भारतीयों का होना भारतीय क्रिकेट की मजबूती को दिखाता है। ठीक है, कुल मिलाकर टॉप पे रोहित है, उसके बाद विराट कोहली। तो ये भारतीय भारतीय क्रिकेट की वनडे बल्लेबाजी की मजबूती को दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्मिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के 24% से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई?
ठीक, तो ये हो गई है 35%। पहले कितनी थी? 2019 में 24% थी, 2023 में 35% हो गई। सिविल सेवा परीक्षा CSE, जिसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया जाता है। ठीक, महत्व यह वृद्धि शिक्षा और सरकारी सेवा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का दर्शाती है। ठीक है, क्योंकि पहले 24% था, अभी 35% हो गई, तो ये जो ग्रोथ हुई है ये महिलाओं की भागीदारी, बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी ने अमेरिकी फर्म कोस्टल क्लाउड को $700 मिलियन में अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है? तो ये टीसीएस ने किया। किसने किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। ठीक, टीसीएस कितने में? $700 मिलियन, $700 मिलियन। ठीक, कोस्टल क्लाउड का यह एक अमेरिकी फर्म है जो सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म पर क्लाउड सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। ठीक, यह अधिग्रहण टीसीएस की क्लाउड परिवर्तन, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताओं और उत्तरी अमेरिका बाजार में उसकी उपस्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्लाउड, कोस्टल क्लाउड से जो है उसमें अधिग्रहण करने में समझौता किया है। किसकी? अमेरिकी फर्म है। कौन सी? कोस्टल क्लाउड। ठीक, कितने डॉलर में? $700 मिलियन में। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2026 में शूटिंग लीग ऑफ इंडिया SLI का पहला एडिशन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। सब कब? फरवरी 2026 में, 26 में किया जाएगा। SLI क्या है? यह भारतीय निशानेबाजों के घरेलू स्तर पर उच्च दबाव, हाई प्रेशर वाली प्रतिस्पर्धा है का अनुभव प्रदान करने के लिए न बनाई जाने वाली एक पेशेवर लीग है। ठीक है, तो ये लीग है। SLI क्या है? लीग है, शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2026 में पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक, क्योंकि देखो अधिकतर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भारत से ही आंसर होता है। क्योंकि क्योंकि जो हमारे यहाँ होते हैं उन्हीं को हमसे पूछा जाता है कि अगर ये हमारे यहाँ आयोजन होने वाला है, ये बच्चे को पता है कि नहीं। ठीक, तो 90% चांस रहते हैं कि आयोजन जो पूछा जाएगा वो इंडिया में ही होगा। ठीक है, चलो कब होगा? ये मार्च 2026 में होगा। खो खो जो भारत का एक पारंपरिक टैग खेल है और इस चैंपियनशिप की मेजबानी इसे वैश्विक मंच पर बढ़ावा देगी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता, मतलब MOU किया है? तो ये इटली के साथ किया है। किसके साथ? इटली के साथ। भारतीय ओलंपिक संघ और इटली की ओलंपिक समिति के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक, MOU क्या होता है? यह समझौता दोनों देशों के एथलीटों, प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान के विशेषज्ञों के बीच ज्ञान और संसाधन के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 1984 में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों के लिए एक सदस्य को अनुबंध आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है? तो ये हरियाणा ने की। किसने की है? हरियाणा ने। अनुबंध आधार मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकारी नौकरी। ठीक है, उद्देश्य, यह नीति उन परिवारों को आर्थिक सामाजिक पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जो इन दंगों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार पुरानी फिल्मों को संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन को लागू कर रही है? तो ये कर रही है राष्ट्रीय फिल्म विरासत, फिल्म नहीं, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन। ठीक, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन ये मिशन का नाम है। भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, जिसमें पुरानी फिल्मों की मरम्मत, भंडारण और डिजिटलीकरण शामिल है। यह मिशन राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया NFAI द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NFAI द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की सीनेट ने जनवरी 2026 से भारत और अन्य एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ आयात शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो मैक्सिको ने दी। किसने दी है? मैक्सिको ने। कितना टैक्स लगाया? 50% तक बढ़ाने की मंजूरी। मैक्सिको अक्सर यह कदम घरेलू उत्पादों की रक्षा करने और अन्य देशों से अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए उठाता है। देखो देखो अब तुमको टैरिफ वाला खेल मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या होता है। जैसे मान लो कि हम यूपी के रहने वाले, ठीक है, एमपी से कोई एमपी की कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना के यूपी भेजती है। ठीक, एमपी की कोई कंपनी मान लो कोई बिस्किट बनाती है। ठीक, बिस्किट बनाने वाली कंपनी, ये कहाँ आता है? यूपी में आता है। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जब यहाँ से आएगी तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पे 50% टैक्स लगा देगी। ठीक, तो इससे ये होगा कि जो यूपी की बिस्किट कंपनियां हैं, ठीक, उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, क्योंकि ये 50% टैरिफ लग जाएगी तो ये महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ के स्थानीय उद्योग है उनको बढ़ावा मिलता है। क्या होता है? स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से टैरिफ बढ़ाते हैं। ठीक, और कोई नहीं, टैरिफ का कॉन्सेप्ट ये था। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, जिसमें हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन स्टैटिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। ठीक। अर्थ है इसका, सत्य ही सदा विजयी होता है। ठीक। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। काहे में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य देश की सेवा के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। स्थान कौन सा? यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है और यह दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। ठीक, मतलब मेनते और राजस्थान में, बाकी दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। यह एक अविशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक। रेलिक्ट माउंटेन रेंज, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जैसे विशेषता क्या है इसकी? नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें नरम दल मतलब मॉडरेट और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे। ठीक है। किस दल में? 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ का? सूरत अधिवेशन। इसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 2 दल, गरम दल और नरम दल बने थे। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन करंट और स्टैटिक के कंप्लीट हुए। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।